रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि काउंसलिंग क्या होती है, मुशावरत करना, यानी कि अगर आप एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल या सम टाइम मेंटली डिस्टर्ब लोग जो होते हैं, जिनको अपनी लाइफ में कोई बात नहीं समझ आ रहा होता, तो वो या फिर उन्हें कोई स्कूल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कॉलेज डिफ़िकल्टीज़, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, तो वो एक काउंसलर के पास जाते हैं। ठीक है। काउंसलर सिंपल ये होता है कि आपको मशवरा देगा। जैसे आप लोग अगर परेशान हो तो आप लोग अपनी मामा से मशवरा लेने के लिए जाते हैं। इसी तरह काउंसलर का भी यही काम होता है कि उसने गाइड करना है, आपको खुद से इस काबिल बनाना है कि आप अपने मसले का हल किस तरह से निकाल सकते हैं, या आपको इंसाइट देनी है आपकी प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है। इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं। जैसे सबसे पहले साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव। साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव के नाम से पता चल रहा है कि ये फ्राइड ने जो साइकोडायनामिक थ्योरी दी थी उसकी बेस पे बनाया गया। ठीक है। इसमें उसने 3 चीज़ों की बात की थी, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो उसने ये कहा था कि सबसे ज़्यादा मेन काम साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव का मेन फोकस ही किस पे होता है, अनकॉन्शियस डिज़ायर, कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो दब गई होती हैं, हमारी ख्वाहिशात या कोई भी ऐसी फीलिंग्स, बचपन में हमें कोई सदमा पहुंचा हो या कोई ना कोई बात ऐसी। ठीक है ना। तो द साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव व्यू प्लेसेस अ मेजर फोकस ऑन डेवलपिंग ट्रांसफरेंस रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड काउंसलर। ठीक है। तो इसका मेजर फोकस किस चीज़ पर होता है कि इन्होंने एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। ट्रांसफरेंस का मतलब ये होता है कि वो जो क्लाइंट है ना आपका, वो आपको जैसे कि अपना पेरेंट फिगर समझ के, हैं जिसके साथ उसके वो बचपन में चाइल्डहुड ट्रॉमा या चाइल्डहुड डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस हुआ होता है ना, जिसकी वजह से उसको परेशानी महसूस हो रही थी, वो आपको उस जगह पे रख के आपके साथ बात करेगा। ठीक है ना। यानी कि जब उसको बचपन में कोई भी परेशानी होती थी या कोई ट्रॉमा होता था ना, ट्रांसफरेंस चाइल्डहुड ट्रॉमास में आता है, तो वो जिसके साथ जाके अपनी बात शेयर करता था और अब वो इस टाइम पे नहीं है, तो वो आपको उस जगह पे रख के आपके साथ बात करने की कोशिश करेगा। तो आपने एक ऐसा ताल्लुक़ बनाना है, ट्रांसफरेंस रिलेशनशिप बनता है किसके दरमियान, क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान। तो क्लाइंट जो है वो अपनी अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो उसके मसले अपनी ज़िंदगी में हल नहीं हुए थे, उसकी वो फीलिंग्स, उसके वो तजर्बे जो कुछ अर्सा पहले प्रीवियसली का मतलब है पहले डिनाई हो गए हैं, यानी कि पूरे नहीं हो सके और डिस्टॉर्टेड के तबाह हो गए। ठीक है। तो उनको हल करने के लिए, रिलीफ का मतलब है उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए, आपने जो काउंसलर होता है ना, उसने क्लाइंट की मदद करनी होती है। फ्राइड की थ्योरी का मेजर गोल या मेन मकसद ये था कि वो क्लाइंट्स को इस काबिल बनाता था कि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में इंसाइट का मतलब होता है कि आप खुद अपने मसले के बारे में गहराई तक अंदर जाके जान सकें। बाय अनकवरिंग मटेरियल, वो मटेरियल उसका बाहर निकाल के क्लाइंट ने उसको ला के दिखाना है जो उसका अनकॉन्शियस में पड़ा हुआ है। ठीक है। एडलर ने क्या किया था, उसने सिर्फ इंसानों की सोशल नेचर के बारे में स्टडी किया था, सोशल नेचर के, आप लोग कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। हॉर्ने एंड सुलेवान जो था, इसने भी सोशल नेचर ह्यूमंस की स्टडी की थी, लेकिन उसने कहा था, हॉर्ने ने इस बात का भी इजाफा किया था कि चिल्ड्रंस हु आर इनसिक्योर, यानी कि ऐसे बच्चे जो अपने प्राइमरी रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, यानी कि जब वो नए नए अपने इन्वायरमेंट में लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, तो फिर ही सोशल रिलेशनशिप बनता है ना, तो उस टाइम पे उनको जो बेतुके ख्याल आते हैं, इरेशनल सोल्यूशन या बेतुके हल समझ में आते हैं ना, जब वो नए नए ताल्लुकात बनाते हैं, उसमें उनके साथ किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, कोई भी किसी ऐसी फीलिंग कोई उनको आती है जिससे वो परेशान होते हैं, तो उसके लिए वो बेतुके हल लगाते हैं अपने, उसकी वजह से उनको बाद में अपनी ज़िंदगी में इनसिक्योरिटी फ़ील होती है। उसके बारे में हॉर्ने एंड सुलेवान ने स्टडी किया था। सुलेवान का ये मानना था कि इंसान जब दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो एनजाइटी, यानी कि परेशानी का शिकार वो होता है, उससे वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि रिएक्ट करेगा उस इन्वायरमेंट, और खुद को उस एनजाइटी से किस तरह से बचाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्स्ट गॉड सिक्योरिटी, कि अपने आप को, अपनी सेल्फ को लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, और उसकी वजह से, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की वजह से जो उसके अंदर एनजाइटी पैदा हो रही है, उससे किस तरह से रिस्पॉन्ड करके खुद को बचाएगा। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव अप्रोच। इफ़ेक्टिव के नाम से शो हो रहा है कि असर आए उसका आपके ऊपर। ठीक है ना। इफ़ेक्टिव अप्रोचेज होती हैं, वो उनका मेन फोकस किससे होता है, इंटरनल फोकस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि हमने इंडिविजुअल के इंटरनल फैक्टर्स को स्टडी करना है कि वो अंदर से कैसा फील कर रहा है, किस चीज़ का वो एक्सपीरियंस कर रहा है, किस चीज़ से वो गुजर रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड द इंडिविजुअल, यानी कि उसके अंदर क्या चल रही है, क्या बात चल रही है उसके दिमाग में या दिल में,
या उसकी सोचों में क्यों कौन सी बात चल रही है, उसके उसके बारे में हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ कि हम इंसान क्या सोच रहा है, इसके लिए हमें उसकी सोच पढ़नी पड़ती है, जिसके लिए हम कौन सी थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, कोग्निटिव थेरेपीज़। तो उसमें सबसे पहली थेरेपी कौन सी आती है, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। इसके नाम से पता चल रहा है कि सारी की सारी जो इस अप्रोच का जो कंसर्न होता है ना, वो क्लाइंट पर सेंटर्ड हुआ होता है कि सारी थेरेपी में क्लाइंट का ही रोल देखना है उसने, ठीक है ना। द emphasis इज़ ऑन प्रोवाइडिंग क्लाइंट्स विद द काइंड ऑफ फैसिलिटेटिव। emphasis का मतलब है कि वो ज़ोर देते हैं कि क्लाइंट्स को ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाए। फैसिलिटेटिव का मतलब कि फुली सपोर्ट किया जाए, उसको कंफर्टेबल ऐसी इन्वायरमेंट दी जाए जिसमें से हर किस्म की सहूलत दी जाए। और उसका मेन फोकस किस पे होगा, क्लाइंट के कंसर्न्स पे कि क्लाइंट कैसा सोचता है, ठीक है। क्लाइंट सेंटर थेरेपी डेवलप इसने की थी कार्ल रॉजर्स ने, ठीक है। इसके अलावा क्लाइंट सेंटर थेरेपी पे ऑन बिकमिंग अ पर्सन के एक इंसान आप किस तरह से अच्छे शख्स या एक अच्छी शख्सियत कैसे बन सकते हैं, उस पर ये किताब भी लिखी गई थी, ऑन बिकमिंग अ पर्सन क्लाइंट सेंटर थेरेपी पे, ठीक है। और ये उनकी क्लासिक बुक मानी जाती थी कार्ल रॉजर्स की। रोजर्स जो था उसने इस बात को भी दुत्कारा था, रिजेक्टेड दिस, उसने इस बात को या इस नज़रिए को दुत्कारा था कि इंडिविजुअल्स वर बेसिकली इरेशनल। इरेशनल होता है कि जो गैर मामूली सोच रखते हैं, बेतुकी बातें करते हैं, फजूल। उसने कहता था कि जो लोग ये सोचते हैं कि इंसान, इंडिविजुअल्स में कोई भी इंसान आ सकते हैं, इंसान इंसान बेतुकी सोचें या अनसोशलाइज, ना किसी से मिलने जुलने वाले, और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव के खुद ही तबाही करने वाले होते हैं, और इनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। इस कंसेप्ट को उसने रिजेक्ट किया था और उसने इसके बारे में बात की थी 4 बेसिक एरियाज़ पे कि हर इंसान को बिलीफ होना चाहिए। अब बिलीफ इन द डिग्निटी का मतलब इज़्ज़त एंड वर्थ, अहमियत ऑफ ईच इंडिविजुअल। उसका ये मानना था कि हर इंसान की एक इज़्ज़त और अहमियत होती है। अब परसेप्चुअल व्यू ऑफ बिहेवियर के जो इंसान रवैया कर रहा है, हमने उसको परसीव किस तरह से करना है। परसेप्शन क्या होता है कि आप किसी को कैसे देख रहे हो, उसकी सोचों के मुताबिक या उसकी फीलिंग्स और सेंसेशंस के अकॉर्डिंग। अ टेंडेंसी टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के हर इंसान के अंदर एक ऐसी क़ुव्वत होती है। टेंडेंसी क्या होता है, आपके अंदर इनर ड्राइव हो कि आप लोग किसी चीज़ को हासिल करने की आप कोशिश करें। तो हर इंसान के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी सेल्फ को एक्चुअलाइज कर सकता है। एक्चुअलाइजेशन का मतलब सिंपल मायने में होता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे आपका पोटेंशियल ये है कि आप बहुत अच्छा लेसन लर्न कर सकते हो, पोजीशन होल्डर हो, ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल ही है ना। तो हर इंसान के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ना, उसको बिल्ड अप कर सकें। आप बिलीव डैट, और उसका ये भी हर इंसान को यकीन होना चाहिए कि पीपल आर गुड, लोग अच्छे होते हैं और इन काबिल एतबार होते हैं, ट्रस्ट वर्थी। रोजर्स के ये 4 बेसिक व्यूज़ थे एक इंसान के बारे में, यानी कि उसने इस बिलीव को, इस व्यू को प्रॉपरली तौर पे रिजेक्ट कर दिया था कि इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। उसने कहा हर इंसान अपनी इज़्ज़त, अपनी अहमियत, अपने रवैये से, अपनी पोटेंशियल दिखा कर एक अच्छा इंसान बन सकता है, ठीक है, और काबिल एतबार बन सकता है कि यानी कि हर काम में अगर अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक ऑफिस में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप ट्रस्टवर्थी जो होते हैं वहाँ के क्लाइंट के लाते हो, ठीक है। या इंटर्नी या जो भी है, जिस किस्म की भी आपकी जॉब है, या इसी तरह अगर आप घर में भी, घर की मिसाल भी लें तो घर में भी ट्रस्टवर्थी बंदा वही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो केयरफुल होता है। कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके हम अपना जेन्युइन रिस्पॉन्स जो है उसका एक्सप्रेस का मतलब है कि ज़ाहिर करना और कम्युनिकेट के दूसरों के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी बात में जेन्युइननेस होनी चाहिए। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड काउंसलर को, यानी कि बगैर अनकंडीशनल का मतलब ये होता है कि बगैर किसी मफाद के हम उसके साथ अच्छा बिहेव करें। एंड एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, और बड़े एम्पैथेटिक एटीट्यूड के साथ, बड़े गौर फिक्र के साथ या बड़ी हमदर्दी के साथ हमने उसकी बात को समझना होता है, क्योंकि हमने इस तरह से उसको दिखाना होता है कि क्लाइंट जानता है कि जो काउंसलर है ना वो उसकी, हमने इस तरह से उनके साथ बिहेव करना है कि क्लाइंट को ये लगे कि काउंसलर जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, अटैम्प्टिंग टू फुली अंडरस्टैंड, कि हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो क्लाइंट्स के इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि वो अपनी दिमाग में, अपनी सोचों में किस तरह किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, उसको समझने की जो है काउंसलर अच्छी तरह से कोशिश कर रहा है।
टू हेल्प द क्लाइंट फोकस ऑन, और उस तरह और उन्होंने ये भी क्लाइंट्स को मदद करनी है काउंसलर्स ने कि वो अपनी जो प्रेजेंट फीलिंग यानी कि अभी मौजूदा यहाँ पर बैठे हुए वो कैसा फील कर रहे हैं उनको वर्बली यानी कि बोल के एक्सप्रेस करें हमारे साथ, ठीक है। थर्ड है क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलर, जो क्लाइंट्स होते हैं क्लाइंट सेंटर्ड होते हैं जो उनके पास आते हैं, तो काउंसलर का क्या काम होता है कि उन्होंने उनको हेल्प आउट करना है कि वो फोकस करें कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, और जो उनके इर्द गिर्द दुनिया में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उनके बारे में वो क्या सोचते हैं। इवेंट आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ या कोई आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट इवेंट भी हो सकता है, जैसे आप कोई बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे हो या फिर किसी फेयरवेल पे जा रहे हो या फिर किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो उन इवेंट्स के बारे में वो क्या सोच सकता है, ताकि उसे हम सिखा सकें कि उसने अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने एहसासात हैं, उनको एक साइड पे छोड़कर ऑब्जेक्टिवली यानी कि हर चीज़ को अपनी सोचों पर सवार करके या अपने दिमाग पे या दिल पे सवार करके नहीं करना, कुछ चीज़ों को कुछ एहसासात को ऑब्जेक्टिवली भी रखना है, ठीक है ना, यानी कि न्यूट्रल होके चलना है। अगर कोई आपको कुछ कह भी देता है तो उसको इतना उस बात को इतना दिल पे नहीं लेना, इग्नोर करना है। नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियर पर्सपेक्टिव। बिहेवियर का मतलब ही क्या होता है कि हम लोगों के रवैयों से जांचते हैं कि उनका रवैया वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं। तो बिहेवियर जो साइकोलॉजिस्ट थे वो ये कहते थे कि माल अडेप्टिव बिहेवियर जो होता है लर्न, माल अडेप्टिव ऐसा बिहेवियर होता, अडेप्टिव बिहेवियर क्या है कि आप अपने माहौल में जो है ना एडजस्ट हो, जो किसी तरह की भी सिचुएशन आ रही है तो आप एडजस्ट कर लेते हो। माल अडेप्टिव क्या आप एडजस्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि माल अडेप्टिव बिहेवियर भी हम अपने माहौल से ही सीखते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि इट कैन आल्सो भी अनलर्न, कि ये अनलर्न भी होता है, हम सीखते नहीं हैं ये। हम जब अपने माहौल में रहते हैं तो उसकी वजह से, या फिर बचपन के हमारे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास वगैरह होते हैं उसकी वजह से हमारी जो होता है शख्सियत में शामिल हो गया होता है ये वाला रवैया, ठीक है। हमारे अडेप्टिव बिहेवियर यही है ना कि जैसे सारे बच्चे क्लास में नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन आपको अगर बचपन में टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर आपके साथ रखती थी, आपको एक दो दफ़ा उसने स्लैप भी किया होगा, तो आप जो होगा उसका वो गुस्सा अभी तक आपके दिल में होगा, तो आप हर क्लास टीचर के साथ बदतमीज़ी करोगे, तो ये आपका माल अडेप्टिव बिहेवियर होगा और ये लर्नड होगा। और सम टाइम ये अनलर्नड इस तरह से होगा कि पहले तो आपको कभी किसी टीचर ने कुछ ना कहा हो, लेकिन अभी इस स्टेज पे आके आपको किसी कोई टीचर बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रही है, ठीक है, तो वो आपका जो बिहेवियर है ना फिर पक्का हो जाएगा कि हर टीचर ही ऐसी होती है, ठीक है, तो वो अनलर्नड होता है। इसी तरह आपने बिहेवियरल थेरीज में टाइप्स पढ़ी होंगी कंडीशनिंग की, जिसमें दो तरह की आती हैं, क्लासिकल और ओपरेंट। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, जिसमें हम किसी चीज़ को एसोसिएट करके तो फिर वो रिस्पॉन्स हमारे अंदर आता है, ठीक है ना। किसी एक चीज़ को दूसरी के साथ एसोसिएट कर लें, जैसे कि मिसाल के तौर पे वो जो पेवलोव का एक्सपेरिमेंट था कि वो डॉग बेल रिंग करता था तो डॉग सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता था। इस तरह रियल लाइफ में भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक बच्चा है वो वाइट रैबिट से डरता है, तो इस वाइट कलर के रैबिट के कोई भालू हम है उससे वो डरने लग गया, तो वो एसोसिएट कर लेता है कि जो भी वाइट कलर की चीज़ होती है वो उससे डरने लग जाता है, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग अक्कर्स व्हेन अ स्टिमुलस एलिसिट्स अ रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या हो गया, वो रैबिट हो गया, और एलिसिट का मतलब है कि उस रवैये को पैदा करना, ठीक है ना। और रिस्पॉन्स क्या है कि वो रवैया या जो वो रिएक्शन कर रहा है उस भालू को देख के। स्टिमुलस क्या है, वो भालू है, ठीक है, और रिस्पॉन्स क्या है कि वो डर रहा है। तो कौन सा स्टिमुलस उस रिस्पॉन्स को पैदा कर रहा है, एलिसिट का मतलब पैदा करना, ठीक है। ओपन क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसको कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक रिस्पॉन्स जो होता है वो एमिट होता है, निकल कर आता है जब भी हम टू obtain एन आउटकम दैट reinforces द इंडिविजुअल। आउटकम क्या है और रिइंफोर्समेंट क्या है, इसमें आप देखें, आप किसी के बच्चे के ना टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि उसने रिस्पॉन्स एमिट किया है कि टेस्ट में अच्छे नंबर लिए हैं, और आउटकम उसका क्या था कि टीचर उसको अप्रिशिएट करे, ठीक है, वो ये चाहता था इसमें कि अगर मेरे अच्छे नंबर आएंगे टीचर मुझे अप्रिशिएट करेगी, कोई गिफ्ट देगी। और इन्फोर्समेंट बीच में क्या आ रही है इसमें कि वो जो टीचर ने गिफ्ट दिया उस बच्चे को, ठीक है। तो व्हेन अ रिस्पॉन्स इज इमिटेड, कोई भी रिस्पॉन्स हम इस वजह से करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन आउटकम के जिसके बदले में हमें कोई नतीजा मिले, ठीक है, और जिसकी वजह और उसके बदले में उसे कोई आउटकम में कोई गिफ्ट वगैरह मिल रहा है, तो वो जो गिफ्ट है वो क्या कर रहा है, रिइंफोर्सेस द इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल को रिस्पॉन्स कर रहा है, रिइंफोर्स कर रहा है कि ये यानी कि ये बिहेवियर उसने दोबारा बार बार करना है।
ये रवैया उसने बार बार करना है तो बार बार उसको जो है वो गिफ्ट मिलेगा, और ये उसका रिस्पॉन्स इस तरह से क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। उसके अलावा बिहेवियरल थ्योरीज किन चीज़ों पे फोकस करते थे, इनका फोकस किस पे होता था, ओवर्ट बिहेवियर पे, जो ज़ाहरी तौर पर हमारे रवैये नज़र आ रहे थे उन पर। फ्राइड की तरह, फ्राइड तो इंटरनल मैकेनिज़म्स या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे जोर देता था ना, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स पे, लेकिन ये जो है ये ओवर्ट वेज और जो ज़ाहरी चीज़ें उन पर रवैये हैं उन पर फोकस करता था। इसने बहुत सी छोटी छोटी थेरेप्यूटिक गोल्स बनाए थे अपने। इसकी दोनों जो गोल्स थे, जो थेरेपीज़ ये देता था, वो क्लासिकल और ओपरेंट कंडीशनिंग की बेस पे ही होती थी, और इसने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स भी बनाए थे क्लाइंट्स की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। उसके अलावा माल अडेप्टिव बिहेवियर, जो बिहेवियर नॉर्मल नहीं होते उनको अल्टर का मतलब है चेंज करने के लिए भी इसने जो है थ्योरीज बनाई थी। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लोगों को कि वो किस तरह से खुद अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले ले सकते हैं, उसके बारे में भी लोगों को सिखाया। उसके अलावा कौन किस तरह से वो अपने मसलों को से पीछे हट के अपने जो अच्छे बिहेवियर है ना, डिज़ायरेबल का मतलब होता है अच्छे काबिल कबूल रवैये, उनको किस तरह से मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, अपने मसलों को इग्नोर करके या रिजेक्ट करके उनकी जगह पे अच्छे बिहेवियर, डिज़ायरेबल बिहेवियर्स को किस तरह से लेके आ सकते हैं। बिहेवियर काउंसलिंग का मकसद ही क्या है कि उसने फोकस करना है कि क्लाइंट के बिहेवियर को किस तरह से चेंज करना है, उसकी मदद करके कि वो किस तरह से जो उसके इनअप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि नामुनासिब या बेमकसद जो रवैये हैं या गलत हैं, उनको अनलर्न का मतलब है कि उनको ख़त्म करवाना है और उसकी जगह रिप्लेस करना है उन रवैयों से जो अच्छे हैं, डिज़ायरेबल, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, उसके बाद गोल्स बताए हैं कि बिहेवियरल थेरेपी के क्या गोल्स होते हैं कि माल अडेप्टिव बिहेवियर जो क्लाइंट के हैं उनको चेंज करना है, क्लाइंट को हेल्प करना है कि वो किस तरह से अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, उनकी फ्यूचर प्रॉब्लम्स, अगर वो अच्छे अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने फ्यूचर में यानी कि आने वाली ज़िंदगी में बहुत से मसलों का हल निकाल सकते हैं, उन मसलों से बच सकते हैं। उनके बिहेवियर प्रॉब्लम उसी तरह से आपने सॉल्व करने हैं जिस तरह से क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो अपने मसले का हल जिस तरीके से आपको बता रहा है ना कि मैं इस तरह से चाहता हूँ कि ऐसे हो, जो उसी सिचुएशन के अंदर रह के आप लोगों ने उसके रवैये को बदलने की या हल करने की कोशिश करनी है। उसके अलावा और आपने उनके रवैयों में उनको ऐसी चेंजेस लाने की, उनको उन ऐसे वो जो कह सकते हैं ना आप, तब्दीलियाँ लाने की उनको रवैयों में कोशिश करनी है कि वो उन तब्दीलियों को अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकें, यानी कि शामिल कर सकें, और उसके बाद उस पर अपनी ज़िंदगी में एक्शन भी करें, यानी कि अगली बार जब भी वो उसके सामने वो परेशानी आए तो वो अपनी ज़िंदगी में उसके ऊपर अमल करके दिखाए, उसको उस मसले से लड़ के दिखाए, दोबारा से काउंसलर के पास या किसी थेरेपिस्ट के पास उसे जाने की ज़रूरत ना पड़े। इस काबिल उस आपने इसके रवैये को बदल के बनाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है कोग्निटिव पर्सपेक्टिव। कोग्निटिव के नाम से आपको पता चल गया कि इनसाइड जो हमारी इनर थिंकिंग, हमारी फीलिंग्स, इमोशन, थॉट, सारा कुछ ही कोग्निटिव पर्सपेक्टिव में आ जाता है। बैक ने 1976 में एक्सप्लेन किया था कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना वो ज़्यादातर कहाँ से आती हैं, कॉमन प्लेस प्रोसेसेस, यानी कि आम तौर पर हमारी ज़िंदगी में कहाँ से शामिल होती हैं, जब हम कोई चीज़ गलत सीख लेते हैं। ठीक है, किसी के बारे में इनकरेक्ट इन्फ्रेंसिस का मतलब होता है हम खुद से किसी के बारे में कोई चीज़ एज्यूम कर लें, जब हम गलत किसी के बारे में कोई चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास होती हैं इनएडिक्वेट, यानी कि प्रॉपर तौर पर उसके बारे में मालूमात नहीं होती, तो हम खुद से गलत उसके बारे में कोई इन्फ्रेंस बना लेते हैं। ठीक है, एंड डेवलपिंग हैबिट्स बेस्ड ऑन अनरीजनेबल एटीट्यूड्स, और हमारे कोई ऐसे रवैये होते हैं जिनकी जो बेबुनियाद होते हैं, जिनकी कोई वजह नहीं होती और जो हमारी सोसाइटी के अंदर भी एक्सेप्टेबल नहीं होते, जैसे फजूल में हर किसी को तंग करना, तो हमारी एक आदत बन जाती है। ठीक है, समटाइम हमारे ऐसे एटीट्यूड्स जो अनरीज़नेबल होते हैं, जो बेबुनियाद, जिनकी कोई वजह नहीं होती और बाद में हमारी आदत बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो वो किसी की घर की बेल बजा के भाग जाते हैं तंग करने के लिए किसी को, तो ये उन्होंने अपनी इन्वायरमेंट से सीखा है ना, तो ये उनकी फॉल्टी लर्निंग है। ठीक है, और उसके अलावा अब क्या है कि अनरीज़नेबल एटीट्यूड के इसने फजूल में ऐसे एक दफ़ा किया और बाद में क्या हो गया, वो उसकी आदत बन गई, उसने उसको अपने हैबिट की तरह डेवलप कर लिया। अच्छा, इसकी पर्सपेक्टिव के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि क्लाइंट्स को हमने सिखाना है कि वो किस तरह से अपने व्यूज़ यानी कि जो उनकी सोचें हैं डिफरेंट इवेंट्स के बारे में, जिससे सोचने के बाद वो बहुत परेशानी महसूस करते हैं,
जिसकी वजह से उन्हें परेशानी महसूस होती है। इसके बारे में इनको हेल्प आउट करना है। इसके अलावा हमने इसको सिखाना है कि इसको कहना है कि आप अपना एक उसके ऊपर एक रियलिटी टेस्ट लगाना है। इसको बताना है कि अपने व्यूज़ को देखो, मॉडिफाई का मतलब है देखो और उनको चेंज करो। कि तुम जौन सा हो ना, किसी भी स्पेसिफिक इवेंट को, कोई ख़ास जो तुम्हारी ज़िंदगी में इवेंट है उसको किस तरह से तुम उसका मतलब लेते हो, जबकि जो असली दुनिया है ना, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको उसके व्यूज़ को चेंज करना है। उसके अलावा उसको बताना है कि उसके कॉन्शियस थॉट कैसे हैं, जो उसके एक्सटर्नल इवेंट और पार्टिकुलर इमोशनल रिस्पॉन्स, पार्टिकुलर ख़ास किसी इवेंट पे जो आपके अंदर इमोशंस अराइज होते हैं ना, और फिर आप रिस्पॉन्स करते हो। जैसे कि कोई सैड इवेंट है तो आपने वो मतलब कि किसी की डेथ हो गई है, किसी लव्ड वन की, ठीक है, तो आपको फ़र्ज़ करें कि अल्लाह ना करे अगर आपके पेरेंट्स में से किसी मदर या फादर की डेथ हो गया, तो उस टाइम पे आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है ना, आप उस ख़ास इवेंट पे दोबारा आपका वो इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो रीअकर होगा, ठीक है। या और भी कोई लव्ड वन जो आपका बहुत अजीज़ होता है, ठीक है। और वो कौन सा इवेंट होता है, कि एक्सटर्नल इवेंट होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो कॉन्शियस थॉट्स होते हैं, अराइज होते हैं, वो हर सिचुएशन में सेम ही आएंगे। क्लाइंट्स जनरेट न्यू एजम्पशंस, और क्लाइंट्स को हमने हेल्प आउट करना है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी में नए नए असूल बनाएं और नई सोचें अपने अंदर लाएं और उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं किस तरह से। नेक्स्ट है असेसमेंट के, जब काउंसलर साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट किस तरह से करते हैं क्लाइंट्स की। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट या कोई भी आता है क्लाइंट, या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास भी कोई आते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास भी आता है, तो सबसे पहले हमने उनकी असेसमेंट करनी होती है। जैसे आप किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी आप लोगों की असेसमेंट करते हैं। जैसे कि मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, शुगर वालों के लिए शुगर के अकॉर्डिंग टेस्ट होते हैं, इसी तरह हार्ट पेशेंट वालों के लिए हार्ट पेशेंट के टेस्ट होते हैं। इस तरह काउंसलिंग भी जब हमने स्टार्ट भी असेसमेंट से होती है और ख़त्म भी असेसमेंट भी होती है, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे जब अभी स्टार्टिंग पे काउंसलर के पास जब वो क्लाइंट आया है तो उसने सिर्फ उसकी प्रॉब्लम को असेस करना है। इफ़ द असेसमेंट प्रोसेस इज इनएक्यूरेट, अगर उसने कहा कि अगर आप असेसमेंट का तरीका ही गलत इस्तेमाल करोगे ना, तो आपका जो सारा काउंसलिंग का जो अमल है ना, वो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट होगा, ठीक है, नेगेटिवली इफ़ेक्टेड, कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा ना क्लाइंट को ना आपको। असेसमेंट स्किल्स आपके अंदर बहुत पूरे, जब तक आप उसको थेरेपी दे रहे हो, वो आपके पास आ रहा है, आप उसके सेशन ले रहे हो, आप उसको उसकी असेसमेंट कर रहे हो, उस पर कौन कौन से टेस्ट लगा रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता कि इस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट इसके ऊपर लगना है, तो फिर आप उसकी क्या असेसमेंट करोगे। तो ये पूरा थ्रू जो आपका थेरेप्यूटिक प्रोसेस चल रहा है ना, उसके बारे में आपके पास स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जब आप ट्रीटमेंट दे देते हो तो काउंसलर जो होते हैं वो असेस करते हैं, या एवेलुएट का मतलब है कि बाद में चेक करना कि क्या उसने जो सारी असेसमेंट या जो भी थेरेपीज उस पर लगाई हैं, क्या वो इफ़ेक्टिव थी, असरअंदाज हुई भी हैं उस पर या नहीं। क्लाइंट को असेस करना जो है वो काउंसलिंग का एक इंटीग्रल मतलब कि बहुत ज़रूरी हिस्सा है, ठीक है। अगर आप असेसमेंट नहीं करोगे, आप उसके मसले के बारे में नहीं जान सकोगे, तो आप किस तरह से उसको जो है काउंसलिंग दे सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम क्लासरूम में भी तो एक किस्म की असेसमेंट ही करते हैं ना, बच्चों की मिड टर्म लेके, कि अच्छा ये बच्चा कैसा पढ़ रहा है, इसने कुछ सीखा भी है, कुछ अचीव भी किया है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप लोग कुछ अचीव करोगे देन ही आप लोग फाइनल अटैम्प्ट करने के काबिल होगे ना। लेकिन अगर आप लोगों को मिड में ही नहीं कुछ आता, अगर आपकी फर्स्ट असेसमेंट में ही आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, सेकंड असेसमेंट में नहीं कर रहे, तो आप फाइनल में क्या अच्छा परफॉर्म करोगे। इसी तरह काउंसलिंग में भी असेसमेंट, और हर सिचुएशन में हमारी ज़िंदगी में जो है ना असेसमेंट ज़रूरी होती है। नेक्स्ट राइट एंड लोब्स जो है, तो उसने 2002 में 4 बेसिक पॉइंट्स बताए थे कि जो असेसमेंट किस लिए की जाती है, काउंसलर इसमें क्या जांचने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे करैक्टरिस्टिक, कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो क्लाइंट को इस मुकाम पर लेकर आई। अंडर मीनिंग का मतलब है कि उसको क्लाइंट जो है वो डिग्रेड किन बातों से होकर उसके पास आया, क्लाइंट की स्ट्रेंथ और असेस्ट के वो किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कौन से ऐसे डिस्ट्रैक्टिव एस्पेक्ट हैं उसकी इन्वायरमेंट में, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करती हैं, कौन सी चीज़ों की ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी उसको अपने माहौल में कमी लगती है, जिसकी उसको खामी महसूस होती है, तो वो परेशानी का शिकार होता है। और कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी और यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं कि फैसिलिटीज़ उसको उसके इन्वायरमेंट में मिल रही हैं, कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल वो कर रहा है अपने माहौल में रहते हुए, जिसकी वजह से जो है ना वो मसले का शिकार हो रहा है, यानी कि गलत चीज़ों की तरफ जा रहा है, ठीक है ना।
जैसे आप लोगों की डेली बेसिस की अगर आप लोग एग्जांपल ले तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आपकी क्लास में ऐसे होंगे जो आप लोगों को टॉन्ट करते हैं या किसी बात से आपके आपको जो है टीज़ करते हैं, तो वो आपकी डिस्ट्रैक्टिव एस्पेक्ट है ना आपकी इन्वायरमेंट में, ठीक है। या फिर अगर आपकी लाइफ में अगर आपकी मदर मिसिंग है, फादर, या आपके पास कोई आपकी कोई सिस्टर नहीं है, आपका कोई भाई नहीं है, तो ये भी चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट में आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जब आप दूसरों के पास वो चीज़ देखते हो तो आपके पास नहीं होती, तो फिर आपको अपनी वो जो कमी होती है ना या खामी होती है उसका ज़्यादा एहसास होने लग जाता है। नेक्स्ट है असेसमेंट का मकसद क्या होता है। असेसमेंट में हम एक्चुअली 2 क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो उनको एड्रेस करते हैं। 2 सवाल ज़्यादातर हम देखते हैं कि मसला क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, और ये मसला आया कहाँ से है, व्हाई डिड द प्रॉब्लम अकर, क्यों आया है, कहाँ से है, एंड व्हाट द कॉज इज टू कंटिन्यू, और ये मुसलसल क्यों चलता जा रहा है, कौन सी ऐसी रीजंस हैं। हैंसन जो है उसने 4 बेसिक फंक्शंस बताए हैं कि असेसमेंट का मकसद क्या होता है। प्रिडिक्ट करना, यानी कि फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है या ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है। डायग्नोस करना है कि असेसमेंट करके बताना है कि इसको कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। मोनीटर, और उसके बाद चेक करते रहना है कि जो आप उसको असेसमेंट टेक्निक देने के बाद करने के बाद उसके साथ थेरेपीज कर रहे हो क्या, उसको इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। और लास्ट में इवैल्यूएशन के जब आपने उसको कहना है कि अब तुम जाओ अपनी इन्वायरमेंट में इस तरह से बिहेव करके देखो, और इवैल्यूएट करना है कि क्या वो उस तरह से बिहेव कर भी रहा है या नहीं। या उससे इवैल्यूएशन ये भी होती है कि जो आपने उसको थेरेपी या उसकी काउंसलिंग किया उससे उसको कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। इसमें सबसे पहले असेसमेंट होती है इनटेक असेसमेंट, जिसमें वो आता ही जब वो आपके पास आता है ना इनिशियल इंटरव्यू में, तो तब आपने फर्स्ट टाइम जो आता है आपने उसमें क्या चीज़ें देखनी होती हैं कि आपने देखना है कि उसका मसला क्या है, वो क्यों आपके पास आया है, ठीक है। वो अपने आप को एज अ पर्सन यानी कि एक इंसान के तौर पे अपने आप को कैसे देखता है, दूसरे उसको कैसे देखते हैं, ठीक है। वो अपने उसके ताल्लुकात कैसे हैं, वो अपने मसले का ज़िम्मेदार अपने आप को समझता भी है कि नहीं, या फिर वो किसी और को इसका रिस्पॉन्सिबल समझता है। वो मदद के लिए क्यों आता है, ठीक है। और वो क्या वो अपने साथ किसी को लेकर आता है या नहीं, ठीक है। लीड्स यूनिवर्सिटी काउंसलिंग जो थी इसमें उन्होंने एक क्वेश्चनर डेवलप किया था जिसका नाम था क्लिनिकल आउटकम रूटीन इवैल्यूएशन, के रूटीन बेसिस पे हम उसकी इवैल्यूएशन करते थे जब भी वो हमारे पास क्लिनिकल साइड पे या फिर काउंसलिंग वगैरह करवाने के लिए आता था। जिसमें 34 क्वेश्चंस उन्होंने बनाए थे और 4 बेसिक एलिमेंट्स को मेजर करता था, जिसमें वो एक क्लाइंट की वेलबींग देखते थे, उनके मसले क्या हैं और उनके मसलों की वजह से उनकी फंक्शनिंग यानी कि डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है और किस किस्म के रिस्क जो हैं वो उसकी ज़िंदगी में आ सकते हैं उस मसले की वजह से। इन 4 बेसिक एलिमेंट्स की बेस पे 34 क्वेश्चंस बनाए गए थे जो इन 4 एलिमेंट्स को असेस करते थे। सबसे पहले इनटेक असेसमेंट होती है जिसमें हम उससे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके मसले के बारे में पता करते हैं। नेक्स्ट ऑन गोइंग असेसमेंट, जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं उसके दौरान भी हमने उससे कुछ सवाल पूछने होते हैं कि इस स्टेज पे आके वो कैसा फील कर रहा है, क्या वो अपने ट्रैक पे है भी है कि नहीं, क्या उसके मसले कम हो भी रहे हैं, लेसनिंग का मतलब कम हो भी रहे हैं कि नहीं, उसका रिलेशनशिप आपके साथ कैसा बन रहा है, ठीक है। क्या हमें अपनी अप्रोच को चेंज करना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे जैसे हमने इसकी प्रोग्रेस को असेस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्केल्ड क्वेश्चन, जिसमें हम उसकी फीलिंग्स, थॉट्स, उसके बिहेवियर्स, उसकी सेंसेशन, उसके रिलेशनशिप्स को मेजर करेंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिक गोल है। लास्ट है असेसमेंट फॉर एंडिंग, ये जब हमें असेसमेंट एंड करनी है तो ये हमारा एथिकल प्रिंसिपल, हमें एथिकली तौर पर ये अलाउ नहीं है। एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि हमें बाउंड किया जाता है कि हमने इस लेवल तक ये काम करना है, ठीक है, और उससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो इसका मतलब है हम गैर इखलाकी हरकत करें। तो एथिकल प्रिंसिपल काउंसलिंग में क्या होता है कि अगर आपको एक से ज़्यादा सेशन ज़रूरी हैं तो आप लें, जितने सेशन ज़रूरी है उतने लेने चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट ये है मैं कि टू डू नो मोर दैन इज़ नेसेसरी, कि एक सेशन अगर इम्पोर्टेंट है तो बस एक लें, 2 है तो 2 लें, ज़्यादा सेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो रिक्वायर्ड है सिर्फ उतने ले, वरना वो क्लाइंट्स के लिए हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। नेक्स्ट आ जाती हैं कैटेगरीज ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट भी 2 तरह की होती है, टेस्टिंग या नॉन टेस्टिंग। नॉन टेस्टिंग असेसमेंट क्या है, इसमें क्या करते हैं आप वो टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें कोई स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसे टेस्ट नहीं यूज़ कर रहे जिनकी कोई वो प्रॉपर वैलिडिटी, रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश्ड हो, बल्कि आप सिंपल फॉर्म ऑफ असेसमेंट यूज़ करें जैसे ऑब्जर्वेशन, कि उसे ऑब्ज़र्व करके उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि आप
वो जाके आपको अपनी कहानी बता रहा है, कोई वाक़या सुना रहा है, वो सुन रहे हैं। ऑटोबायोग्राफी वो अपनी आप बीती आपको बता रहा है। और रेटिंग स्केल्स के आप डिफरेंट स्केल्स यूज़ करके उसको कह रहे हो कि अपने, अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि मैं लोगों के अंदर जाके बड़ा परेशान महसूस करता, मैं अपनी बात नहीं कह पाता, तो आप भी अपने आप को कहाँ से कहाँ तक रेट करते हो, 1 to 5 तक आप उसे कहते हैं कि अपने आप को रेट करो। तो जितना ज़्यादा रेट करेगा आप ये समझोगे कि इसका ये प्रॉब्लम जो है इस लेवल तक है, ठीक है। तो ये आप सिंपल अगर टेस्टिंग मेथड यूज़ करते हो जिसमें आप कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे जो साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किए हैं, तो ये कौन सी असेसमेंट होगी, नॉन टेस्टिंग असेसमेंट। लेकिन अगर डायग्नोस्टिक इंटरव्यू ये भी नॉन टेस्टिंग की है, जिसमें आप वो आपके पास आता है और आप सिंपल डायग्नोस करते हो कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। टेस्टिंग में आगे आ जाते हैं कि टेस्टिंग में हम किस तरह कौन कौन से असेसमेंट टेक्निक्स या टेस्ट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अचीवमेंट टेस्ट। इसमें हमने देखना है कि एक इंसान ने कितना अचीव कर लिया, कितना लर्न कर लिया। फॉर एग्जांपल कि जब आप लोग एडमिशन के लिए पीयू में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं जीसीयू में, तो आपसे कोई जीएटी गैट या जीआरई टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। इसी तरह जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो तो आपसे टेस्ट लिए जाते हैं। तो वो ये चेक करने के लिए किया जाता है कि आपने कितना लर्न किया, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट के हम ये कहते हैं कि आपका पोटेंशियल क्या है, एक ख़ास एरिया में रख के आपको असेस करने की कोशिश करते हैं कि आप मैथ में अच्छे हो, इंग्लिश में अच्छे हो, उर्दू में अच्छे हो, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या आते हैं कि आपकी जनरल एप्टीट्यूड को मेजर करते हैं, यानी कि आपकी डेली बेसिस पे या जो आपकी जनरल पर इंटेलिजेंस है ना, आम तौर पे आप कितने ज़हीन हो उसको मेजर करता है। पर्सनैलिटी टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करता है कि आपकी शख्सियत में कौन कौन सी खसूसियात हैं। इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज क्या कि आप लोग कैस डिसीजन मेकिंग का आपको सिखाता है कि आप लोग अपने लिए क्या डिसाइड कर सकते हो कि आपने फर्दर अपने फ्यूचर में कौन से कैरियर को लेके चलना है, कि आपने डॉक्टर बनना है या फिर आपने साइकोलॉजिस्ट बनना है या फिर आपने स्पोर्ट्स में जाना है, कुछ भी। इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज आपके इंटरेस्ट को असेस करती हैं। आगे मैंने टेस्ट की कुछ एग्जांपल्स ऐड की हैं, ठीक है। लाइक अचीवमेंट टेस्ट के लिए आप जीआरई यूज़ कर सकते हो, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन के अलावा गैट जीएटी गैट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके एप्टीट्यूड टेस्ट में आप जीआरई और डीएटी की एग्जांपल दे सकते हो, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, ठीक है। इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज में आप 2-3 नाम ऐड कर दें, जैसे लाइक स्ट्रॉन्ग, कैम्पबेल इंटरेस्ट इन्वेंट्री, कुड प्रेफरेंस रिकॉर्ड और कैरियर असेसमेंट इन्वेंट्री। पर्सनैलिटी टेस्ट में आप 2 तरह के होते हैं, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप एमएमपीआई, सीपीआई और 16 पीएफ ऐड कर दें। प्रोजेक्टिव टाइप में आप जैसे रोशा का इंग्लो टेस्ट है, टीएटी है, थमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट और ड्रा पर्सन और हाउस पर्सन टेस्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव में ये फ़र्क था है, ऑब्जेक्टिव में आप ना बाउंड होते हो कि आपने 5 ऑप्शन में से एक ही सिलेक्ट करना है। लेकिन प्रोजेक्टिव वैसे टाइप होते हैं या ड्राइंग लाइक होते हैं जिसमें आप जितना मर्ज़ी खुल के रिस्पॉन्स कर सकते हो। उसमें तो आप बाउंड होते हैं ना कि इतना ही जवाब है और इतने ही सवाल हैं, 30 सवाल हैं तो 30 ही। प्रोजेक्टिव में आप ज़्यादा सवाल भी पूछ सकते हो और डिटेल में आंसर भी ले सकते हो उससे, ठीक है ना। जज़ाकल्लाह। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।